हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान वाले विषय में जो ज्योग्राफी का कंटेंट है, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड है ना, उसमें हमने देखा था चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसी चैप्टर को हम लोग देख रहे थे और जिसको हिंदी में संसाधन एवं विकास कहते हैं। और इसमें हमने इसके पहले वाले जो वीडियो में देखा था उसमें संसाधनों के बारे में जाना, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में जाना, संसाधन के विकास के बारे में जाना और उसका किस तरह से हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में जाना। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भू संसाधन क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संसाधनों, सभी संसाधनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संसाधन है वो है भू संसाधन, जिसको हम भूमि संसाधन भी कहते हैं। यह एक तरह का प्राकृतिक संसाधन भी है और चूंकि बाकी जितने भी संसाधन हैं वो हमको अधिकांशतः संसाधन हमें भूमि के ऊपर अथवा भूमि के नीचे ही प्राप्त होते हैं, तो इस कारण से ये संसाधन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम भू संसाधन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, भू संसाधन के विषय में हम क्या देख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है, ताकि पूरे टॉपिक जो एनसीईआरटी की किताब है ये सोशल साइंस की, इसमें जो ये चैप्टर है, देखिए किताब को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसको शॉर्ट आउट करके क्या क्या इंपॉर्टेंट हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, और इसको और भी सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है, जैसा मैंने अभी बताया, और इस पर जो है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं कहाँ होती हैं, भूमि पर ही आधारित हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति भूमि पर ही होती है, वन्य जीवन कहाँ पर संभव है, भूमि पर ही संभव है, मानव आर्थिक क्रियाएं कहाँ करता है, भूमि पर ही करता है, परिवहन जो स्थल परिवहन है वो कहाँ है, भूमि पर ही। अगर वायु परिवहन भी हम इसकी भी बात करते हैं, जल परिवहन की भी बात करते हैं, तो भी उसका कहीं ना कहीं परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका संबंध भूमि से ही होता है। संचार व्यवस्थाएं भी, इसके लिए जितने भी टावर वगैरह लगाए जाते हैं संचार व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो भी भूमि पर ही लगाए जाते हैं। तो इस कारण से ये सभी किस पर आधारित हैं, भूमि पर ही आधारित हैं। इसके बावजूद भूमि एक सीमित संसाधन है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भूमि है ना वो सीमित है, वो असीमित नहीं है कि हम जहां चाहें वहां पर उस संसाधन का उपयोग कर लें या अपना कब्जा कर लें, ऐसा नहीं है। भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन है, इस कारण उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, भूमि संसाधन, देखिए जो भी संसाधन सीमित है, ठीक, जिसको हम दोबारा उत्पन्न भी नहीं कर सकते या और बढ़ा नहीं सकते, ऐसे संसाधनों का उपयोग तो वैसे भी हमको योजनाबद्ध तरीके से बिना नियोजन के उसका उपयोग नहीं करना चाहिए और बड़ी ही समझदारी के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन, अब चूंकि इस टॉपिक जो हम देख रहे हैं कि भूमि संसाधन के विषय में या संसाधन एवं विकास के विषय में, उसमें हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत में भूमि संसाधन का वर्गीकरण किस तरह से है, या उस भूमि पर उसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, उस पर कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, किन किन उद्देश्यों हेतु, इसको हम देखते हैं कि लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। ठीक है, 100 में से 43% जो भूमि का हिस्सा है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है, जहां पर अब चूंकि मैदानी क्षेत्र है तो वहां कृषि और उद्योग के विकास के लिए वो क्या है, उपयुक्त है। भाई मैदानी क्षेत्रों में ही जो खेती होती है वो बढ़िया तरीके से की जा सकती है और बड़े बड़े उद्योग धंधे भी वहां पर लगाए जा सकते हैं, इसलिए ये कृषि और उद्योग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। और लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं, यानी भारत का जो पूरा भू क्षेत्र है, पूरी भूमि है, जमीन है, उसमें से 30% भाग पर पर्वत स्थित हैं, जो कि 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, साथ ही पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है ना, अगर 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भू क्षेत्र हमारे लिए बेकार हो गया।
जैसे उत्तराखंड है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो हिस्सा जो टोटल पर्वतीय क्षेत्रों में आ जाता है, तो वहां से हमको 12 महीने निकलने वाली नदियां भी तो प्राप्त होती हैं, और उन्हीं से तो हम जो है नदियों के माध्यम से जितना भी हमारा जल से संबंधित अधिकांशतः जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो नदियों के जल से उनकी पूर्ति हम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए एक तरह से हम इन नदियों के ऊपर भी तो डिपेंड हैं, और ये नदियां किसके ऊपर निर्भर हैं? इन पर्वतों के ऊपर, ठीक है। तो और इसके अलावा पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थिति, भाई लोग ज्यादातर जो सैलानी लोग होते हैं वो कहाँ घूमना पसंद करते हैं? वो हमेशा हिल स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं उधर जाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो 27% हिस्सा है वो क्या है? पठारी क्षेत्र है। अब पठारी क्षेत्र होने के कारण इसमें क्या होगा? खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वनों का अपार संचय कोश यहाँ पर है, ठीक है। दक्कन के पठार हैं, आप जो है जितना साउथ की तरफ जाएंगे आपको ज्यादातर पठारी इलाका मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो ये पठारी क्षेत्र हो जाता है, इनका जब हम खनन करते हैं तो खनन करने के बाद हमको खनिज प्राप्त होते हैं या जीवाश्म ईंधन प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा इधर जो वन वाले क्षेत्र हैं वो भी एक तरह से हमारे लिए क्या है? संचित कोश है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी आपको एक चित्र भी दिखाई देगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से भूमि को बांट दिया गया है, कितने परसेंट एरिया मैदान का है। जैसे 43% भू क्षेत्र मैंने बताया वो मैदानी क्षेत्र है, उसी तरह से 30% क्षेत्र जो है पर्वत, जहां पर पर्वतीय इलाके हैं, और 27% क्षेत्र जो है वो कौन सा है? पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए भूमि का उपयोग हम किन उद्देश्यों से करते हैं, कैसे किया जा सकता है, ये केवल हमारी सोच के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको किसी से कुछ रुपए उधार लेने हैं और आप घर से ये सोच करके चले जाइए कि यार इससे जो है इतने रुपए हमको उधार मिल जाएंगे, तो ये केवल आपके सोचने या आपके चाहने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो आपको दे सकता है या नहीं दे सकता। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भूमि का जो उपयोग है, जैसे 43% जो है भूमि क्या है? मैदानी एरिया है, ठीक। तो हम सोच लें कि हम केवल उस पर जो है कृषि करेंगे या सिर्फ उस पर मकान बनाएंगे या सिर्फ उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, हमारे सोच लेने से नहीं होता है। वो 43% का जो मैदानी एरिया है उसमें भी कुछ कारक ऐसे होंगे जिनकी वजह से हमारी इच्छाएं भी प्रभावित होंगी, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं? उसमें से पहला कारक जो महत्वपूर्ण है वो है भौतिक कारक, जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, ठीक है। अब आप उत्तर प्रदेश में आकर के सोचो कि जो है यहाँ पर हम कपास की खेती ज्यादा मात्रा में करेंगे, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कपास की खेती काली मृदा में ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, और काली मृदा उत्तर प्रदेश में तो पाई नहीं जाती, इतने मतलब बहुतायत में उत्तर प्रदेश में तो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसी वजह से अब जैसे भू आकृति है, भू आकृति में आपने अभी पढ़ा कि कुछ मैदानी एरिया है, कुछ पर्वतीय है, कुछ पठारी है। तो जो जिस भूमि का जिस तरह का आकार है, स्वरूप है, उसका प्रयोग भी हमको उसी रूप में करना चाहिए। जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं तो उनका प्रयोग हम पर्यटन के उद्देश्य से कर सकते हैं, पर्यटन के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मैदानी क्षेत्र है तो उसका प्रयोग हम खेती के लिए, कृषि के लिए कर सकते हैं, उद्योग धंधों के लिए कर सकते हैं। और पठारी क्षेत्र है तो उसका प्रयोग भी हम कुछ मात्रा में खेती के लिए भी कर सकते हैं और कुछ मात्रा में हम ये जीवाश्म ईंधनों हैं, अयस्कों हैं, इनकी प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु और मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार मैंने बताया कि इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अभी हम मृदा के प्रकार के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मानवीय कारक, दूसरा कारक हम देखते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं? उनमें पहला है जनसंख्या घनत्व। देखिए जहां पर जिस जगह का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होगा वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भूमि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, ऑफिसेज बनाने के लिए किया जा रहा है, या जो है जहां पर जनसंख्या घनत्व कम होगा, जहां लोग कम रहेंगे, लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अब ये जनसंख्या घनत्व का ज्यादा होना या कम होना का मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि एक कमरे के अंदर 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और जो है 120 लोगों के खड़ा होने की जगह है, तो वो लोग क्या होंगे? पास पास खड़े होंगे, ठीक है, वहां पर जगह कम होगी। लेकिन 100 लोगों के खड़े होने के कमरे में अगर हम केवल 10 लोगों को खड़ा कर दें तो क्या होगा? काफी ज्यादा डिस्टेंस हमको मिल जाएंगी, काफी ज्यादा जगह मिल जाएगी।
तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, जनसंख्या घनत्व तो जहाँ का ज्यादा होगा वहां पर लोग खेती कैसे करेंगे, खेती के लिए जगह नहीं बचेगी, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होने के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा मकान बनवाएंगे रहने के लिए। और जहां पर जनसंख्या घनत्व तो कम होगा वहां पर अधिकांशतः जो भूमि होगी खाली पड़ी होगी, तो उसका प्रयोग हम खेती के लिए, वन जो है मतलब वनों के विकास के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा है प्रौद्योगिकी क्षमता। देखिए जहां पर तकनीकी जिस हिसाब से जो है विकसित होती है उस हिसाब से भी हम वहां की भूमि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं की टेक्नोलॉजी किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो हम वहां पर उद्योग धंधे कैसे लगाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत अधिक एडवांस्ड है तो हम वहां पर उद्योग धंधे बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है संस्कृति और परंपराएं आदि। तो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी परंपराएं शुरू से चलती चली आ रही हैं कि आप किसी जगह को किस हिसाब से इस्तेमाल, जैसे हमारी संस्कृति में पहले से ही बता दिया है कि पर्टिकुलर किसी जमीन को हम केवल खेती के लिए ही उपयोग कर सकते हैं और किसी अन्य रूप में नहीं कर सकते, या किसी जमीन पर केवल मंदिर रहेगा उसके अलावा और कुछ वहां पर नहीं हो सकता। तो हमारी संस्कृति और परंपराओं के हिसाब से भी ये हमें देखना होता है कि किस भूमि का प्रयोग हमको किस रूप में करना है। तो ये भी एक कारक है मानवीय कारक के रूप में। आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भारत की जमीन के बारे में है, और ये भी जान लेते हैं कि भारत के पास टोटल उसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है। तो देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी 100% में से, भाई 100% हो गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसका केवल 93% हिस्सा ही जो है भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ हमको करना है उसकी केवल आंकड़े उपलब्ध हैं। बाकी जो 7% हिस्सा है, 7% एरिया है, उसके बारे में अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। जैसे क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में, जैसे असम को छोड़कर, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर हम जाएंगे, पूर्व और उत्तर के राज्यों में, तो असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अन्य क्षेत्र के, अन्य सूचित क्षेत्र मतलब जिनके बारे में हमको क्षेत्रों के बारे में नॉलेज है, लेकिन वहां पर भूमि संसाधन का किस तरह से उपयोग करना है या कितना उपयोग में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिग्रहित क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ। अब जो क्षेत्र जिस पर जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है या चीन ने कब्जा कर लिया, तो आप उन क्षेत्रों के बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा कर पाओगे कि वहां पर हमको भूमि प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी उसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी 33% हिस्सा वनों के रूप में संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन इसकी तुलना में क्या है कि वन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बहुत कम हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम बोया जाता है। 10% से भी कम ऐसी जमीन है जहां पर खेती किसानी की जाती है। ऐसा क्यों? क्या पंजाब और हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं और बाकी इन राज्यों के लोग जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग कम मेहनती हैं? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो पंजाब हरियाणा की अधिकांशतः जमीन है वो मैदानी क्षेत्र में आती है। अब मैदानी क्षेत्र में आएगी और दूसरी चीज वहां पर तकनीकी भी, जो कृषि से संबंधित तकनीकी है वो भी काफी एडवांस्ड है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर खेती योग्य भूमि अधिक है तो खेती भी अधिक होती है। दूसरी तरफ जो बाकी राज्य दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार, यहाँ पर क्या है कि जो है खेती योग्य भूमि ही नहीं है, पहाड़ी पर्वतीय इलाके हैं। ठीक है, पर्वतीय इलाकों में आप कितनी खेती कर पाओगे? तो इस कारण से जो थोड़ी बहुत समतल जमीन मिल जाती है वहां पर ये लोग खेती कर लेते हैं, और फिर कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ ही जाती हैं जिसकी वजह से वो भी हिस्सा, अब जैसे देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी पर्वतीय इलाकों में लोग कुछ ना कुछ जमीन पर जो है खेती तो करते ही हैं, लेकिन जब भूस्खलन होने लगता है तो उसके कारण क्या होता है कि वहां की जमीनें पूरी खत्म हो जाती है, तो इसके कारण वो भी खेती नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे संसाधन, भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है, इसका क्या मतलब है।
तो देखिए इसका अर्थ है भूमि के गुणों का ह्रास होना, यानी भूमि के अंदर जो गुण हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाना। अब भूमि के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है? उपजाऊपन का, ठीक है। अगर वह भूमि का उपजाऊपन ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो पैदावार है, फसलों की पैदावार, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। तो भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों के गुणों का ह्रास होने लगता है। भाई हम जो भूमि संरक्षण और प्रबंधन की जो अवहेलना हम कर रहे हैं, इसके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको हम नजरअंदाज करके हम क्या कर रहे हैं, लगातार उस जमीन का उपयोग करते ही चले जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा, जो भूमि संसाधन के गुण हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अर्थात भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। यानी भूमि जब अपने गुणों को छोड़ देती है, खो देती है, तब भूमि निम्नीकरण शुरू हो जाता है। अब ये भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? कुछ कारण तो यहीं पर आपको दिख गया है कि भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन की अवहेलना करने से और भूमि का लगातार उपयोग करने के कारण भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ अन्य कारणों की अगर हम बात करें कि किस तरीके से भूमि निम्नीकरण बढ़ रहा है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है वनोन्मूलन। यानी हम जिस तरह से घर बसाने के लिए, भाई क्या हो रहा है, नगरीय क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। लकड़ियों का प्रयोग, जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग लकड़ियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के चक्कर में एक तो लीगल तरीके से जो वन साफ हो रहे हैं, इलीगल तरीके से भी, गैर कानूनी तरीके से भी बहुत से जंगलों के पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये वनोन्मूलन जो है, धीरे धीरे वन कम होते जा रहे हैं, वन का जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, उसके कारण भी भूमि निम्नीकरण शुरू हो गया। अति पशुचारण, अब ये अति पशुचारण क्या है? देखिए क्या होता है कि कुछ जगहों पर जैसे कोई फसल ना भी खड़ी हो, वन ना भी हो, तो घास फूस जो लगे रहते हैं। अब पशु क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर के जब वो चरना शुरू करते हैं, वहां की घास को खाते हैं उखाड़ उखाड़ करके, तो धीरे धीरे क्या होता है, घास की जड़ क्या करती है, मिट्टी के अंदर पकड़ बना करके रखती है, मिट्टी को स्थिर रखती है। लेकिन जैसे जैसे उस जमीन पर पशुचारण बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां घास निकल नहीं पाएगी, और इसके कारण क्या होगा कि मिट्टी की जो आपसी पकड़ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है भूमि निम्नीकरण का। खनन के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी जमीन, भाई कोयला है या अयस्क है, खनिज है, इन सबको खोदने के लिए हमको जमीन के अंदर तक खोदना पड़ेगा। जमीन के ऊपर तो नॉर्मल मिट्टी है ना, मृदा है, उसके नीचे कहीं जाकर के अयस्क मिलेगा, बहुत नीचे जाकर के अयस्क मिलेगा या जीवाश्म ईंधन मिलेगा। तो उसके लिए हम पूरी मिट्टी खोद देते हैं, तो ऊपरी सतह जब हट जाती है तो उसका प्रयोग हम नहीं कर पाते। तो खनन भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है भूमि निम्नीकरण के लिए, ठीक है। तो इनमें जो मुख्य महत्वपूर्ण कारण हैं, वो महत्वपूर्ण कारणों में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। अब हम देखते हैं कि आगे इस बारे में थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं कि इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, ठीक है। मतलब भारत की जो टोटल, मैंने बताया था ना कि भारत की भूभाग कितना है, तो भारत का टोटल भूभाग कितना था, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर 13 करोड़ हेक्टेयर और किलोमीटर में बहुत अंतर होता है, ये आप समझ लीजिएगा, इसको किलोमीटर मत मान लीजिएगा, ये हेक्टेयर में। तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है, यानी उसने अपने गुणों को खो दिया है। यानी उसके जो आप कह सकते हो उसकी जो क्षमताएं हैं, चाहे वो उपजाऊपन की क्षमता हो, चाहे वो अन्य किसी दूसरे उपयोग के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते थे, तो उसका निम्नीकरण हो चुका है, जिसमें से 28% भूमि वनों के अंतर्गत, यानी 28% भूमि पर वन समाप्त कर दिए गए, 56% भूमि जल अपर्दित है, जल से डूबी हुई है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। क्या हो रहा है, लवणीय और क्षारीय क्या है, अभी आपको ये नीचे पता चल जाएगा, ठीक है। खनन, देखिए खनन के कारण भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां की भूमि निम्नीकृत हो गई है, तो खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोयले का खनन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके कारण यहाँ की भूमि निम्नीकृत हुई। वनोन्मूलन के कारण उड़ीसा जैसे राज्य, जहां पर वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मनुष्य की जरूरतें और जनसंख्या के बढ़ने के कारण वनोन्मूलन हो रहा है, अधिक से अधिक वन काटे जा रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ की जमीन भी निम्नीकृत हो रही है। अति पशुचारण कहाँ हो रहा है बहुत अधिक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण हो रहा है, इसके कारण यहाँ की जमीनें निम्नीकृत हो रही हैं। इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है,
पंजाब, हरियाणा, जहां पर 80% भूमि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खेती के लिए किया जाता है। तो खेती के लिए जब किया जाएगा तो इसका मतलब 80% भूमि की सिंचाई भी खूब होगी, और जब भूमि की सिंचाई होगी तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भूमि निम्नीकरण के लिए। अब कैसे ये बड़ा कारण है? तो देखिए, क्योंकि अति सिंचन से मृदा की लवणीयता एवं क्षारीयता बढ़ जाती है। जब मिट्टी में लवण तत्व अधिक बढ़ जाएंगे, क्षार तत्व अधिक बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? इसका उपजाऊपन कम होने लगेगा, तो यह भी जमीन क्या हो जाएगी? बंजर, और वो निम्नीकृत हो जाएगी। ठीक है, अब भूमि निम्नीकरण के हमने कारण देख लिया, इसका प्रभाव भी देखा कि इसके कारण क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण रोकने के क्या क्या उपाय हैं, किन तरीकों से हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, वनोन्मूलन है, वन अधिक से अधिक काटे जा रहे हैं जिसके कारण निम्नीकरण हो रहा है, तो भाई अधिक से अधिक वन लगाओ। तो वनारोपण, वनोन्मूलन के विपरीत हमको क्या करना चाहिए? वनारोपण करने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और वैसे भी आज के समय में जो कोरोना की महामारी है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल लोगों के अंदर कम होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दूसरा था अति पशुचारण, यानी बहुत अधिक चारागाह के कारण या पशुओं के जो है मतलब चरने के कारण, भाई घास के खाने के कारण क्या हो जा रहा है? अति पशुचारण की स्थिति हो रही है, जिसके कारण वहां की जमीन बिल्कुल अस्थिर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर जलप्रपात आ गया, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, या आंधी जैसी स्थिति आ गई, तो क्या होगा? वहां की ऊपरी मिट्टी जो है उसकी सतह पूरी बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जबकि घास वगैरह छोटे मोटे पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं? वहां की मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं। तो अति पशुचारण के कारण भी क्या हो सकता है? निम्नीकृत हो सकती है भूमि। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? चारागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा। ठीक है भाई, चारागाहों का जब उचित प्रबंधन होगा और पशुचारण का हमको नियंत्रण भी करना होगा, इसका नियोजन भी करना होगा कि कहां पर जो है कौन सी भूमि चारागाह के लिए है, और अति पशुचारण जो हो रहा है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चारागाहों का उचित प्रबंधन अगर कर देंगे तो क्या होगा? पशुचारण नियंत्रित हो जाएगा। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जो मरुभूमि है, रेगिस्तान की जो भूमियां होती हैं, मरुस्थलीय भूमि जो होती है, वहां पर रेत के बड़े बड़े टीले हो जाते हैं। अब रेत के बड़े बड़े टीलों को भी स्थिर करना बड़ा जरूरी होता है। कुछ जगहें ऐसी होती है, चाहे आप यहाँ की बात कर लीजिए, चाहे आप पर्वतीय इलाकों की बात कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि जो है कोई पर्वतीय इलाका है, मैं पठारी इलाके की बात नहीं कर रहा, पर्वतीय इलाके की बात कर रहा हूँ। वहां पर क्या होता है कि अगर घास जो निकलती है मानसून के मौसम में, अगर वो घास अधिक से अधिक हम काट लेते हैं, ठीक है, नष्ट कर देते हैं, या वहां जो पेड़ पौधे या जो है वहां पर जो वन है उसको भी धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, तो वहां की मिट्टी भी क्या होगी? अस्थिर हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा? जब बहुत अधिक बारिश होने लगती है, अब इस समय ये मानसून का सीजन भी चल रहा है, इस समय बहुत ज्यादा जब बारिश होने लगती है तो पेड़ पौधे की जड़ क्या करती है? उस मिट्टी को पकड़ करके रखती है। और जब पेड़ पौधे ही हमने नष्ट कर दिए तो मिट्टी की पकड़ भी खत्म हो गई, तो अधिक बारिश के कारण क्या होगा? भूस्खलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आंधी के कारण क्या होगा? रेतीले टीले उड़ उड़ करके वहां की मिट्टी वो टीले ही गायब कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कांटेदार झाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में वनारोपण अधिक से अधिक करके हम क्या कर सकते हैं? वहां की मिट्टी को भी स्थिर कर सकते हैं, जमीन को भी स्थिर कर सकते हैं। इसके अलावा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के समय में बहुत से प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं? खेती योग्य जो भूमि होती है उसको भी खरीद लेते हैं, प्लाटिंग कर देते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में हमको रहने योग्य जो भूमि है उसको कौन सी जमीन उसके लिए प्रयुक्त होनी चाहिए? बंजर भूमि। जिस भूमि पर हम खेती नहीं करते उसका प्रयोग हम मकान बनाने के लिए, रहने के लिए, आवासीय पर्पज से कर सकते हैं। तो इसका भी हमको उचित प्रबंधन करना होगा जिससे हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकें। इसके अलावा खनन नियंत्रण, सरकार को कुछ बहुत ही सख्त कानून बनाने होंगे जिसके कारण लोग अत्यधिक या अनियंत्रित तरीके से खनन न करें, जिससे भूमि निम्नीकरण की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। तो खनन पर नियंत्रण करके भी हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर इसके आगे जो अगला टॉपिक आएगा मृदा संरक्षण या मृदा के बारे में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।